Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit कुमार। स्वागत है आप लोगों का आज की सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। अभी हम लोग जिस सीरीज पर बात कर रहे थे वो था इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और उसका एनालिसिस देखा। ठीक है, तो आज हम शिफ्ट हो रहे हैं एक नए सेगमेंट पर और नए जोश और जुनून के साथ, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय राज व्यवस्था। तो मैं चाहता हूं कि पहले सभी लोग उपस्थित हो जाएं, फिर उसके बाद अपन शुरू करें। डिम्पल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से आज की संध्या में वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिम्पल, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। काफी लंबे समय से हम लोगों ने हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन किए और पढ़ाई करी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था पर। ठीक है, तो भारतीय राज व्यवस्था में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन अपन ने किया है। मतलब जेईएन में 10 साल 15 साल में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 150 200, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। इसके अलावे कुछ और क्वेश्चंस के कलेक्शंस भी तैयार किए हैं जो और दूसरे वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मतलब ओवरऑल डिफरेंट टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो अभी हम लोगों ने हिस्ट्री के ऑलमोस्ट 500 के करीब में क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। ऐसे ही पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है सर, क्वेश्चंस कम ही है। रोहित, किस चीज के क्वेश्चन कम है? रोहित, कौन से क्वेश्चन कम है? मॉडर्न के। मॉडर्न में देखो, तीनों मिला के, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों मिला के 500 क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ तो मैंने वर्बली पूछे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सेट में था। तो अभी जो तुम लोग को प्रैक्टिस मिले, जो पीडीएफ मिलेगा, उसमें कुछ और 40-50 क्वेश्चन ऐड करके मिलेंगे। ठीक है, टोटल 500 क्वेश्चंस पर अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं टोटल। ठीक है, तो 500 की सीरीज बनाई है, तो ऑलमोस्ट 500 पर अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर 500 के ऊपर जाएंगे तो अभी क्वेश्चंस के लिमिटेशंस है, वो तो 1000 क्वेश्चन, 2000 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ये था कि तीनों सब्जेक्ट्स पर 500, ये जो हिस्ट्री के 500, पॉलिटी के 500 और इकोनॉमिक्स के 500, इन तीनों सब्जेक्ट्स के 500 क्वेश्चंस अपन तैयार करेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो रिलेवेंट क्वेश्चंस थे उस पर अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन की सीरीज पर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 के करीब में अपन ने डिस्कस कर लिया है पॉलिटी के क्वेश्चन पर, सॉरी हिस्ट्री के क्वेश्चन पर। अब हम लोग बात करेंगे, आज से शुरू करते हैं एक नई सीरीज, और वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के कुछ 500 क्वेश्चंस होंगे जिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और सरप्राइज क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी से अपने जेईएन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और उनका आंसर क्या है। आई होप कि आप लोगों ने अगर पुराना प्रैक्टिस पेपर किया होगा तो आराम से आप इनका आंसर दे पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, और फिर अगर नहीं दिया है तो आंसर पता भी चल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा, और उससे रिलेवेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि सभी लोग आ गए? सभी लोग आ गए हैं भाई, क्योंकि आज पहला सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि सबकी उपस्थिति हो, सब लोग उपस्थित हो। कोई ये नहीं कहे कि नहीं ये नया चीज शुरू हुई सर, हमें पता नहीं था। ठीक है, आ गए सब लोग? सब लोग आ गए हैं जी। डिम्पल आ गई है, रोहित आ गए। बस दो ही लोग आ रहे हैं यार, दो ही लोगों के कमेंट्स कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, और यूजर्स में 500 कर रहे हैं। कौन कौन आया है भाई, नाम बताओ अपना। लेट आएंगे सर 6:15 तक, तो 6:15 तो होने वाला है रोहित। 6 12 13 तो हो ही रहा है। 6 12 और कौन कौन आया है? 6 यूजर्स दिखा रहे हैं मुझे।
दिख रहे हैं मुझे कि ऑनलाइन है? कौन कौन है? डिम्पल और रोहित तो ऑनलाइन है, बाकी और कौन कौन ऑनलाइन है? एक बार बताओ। हाँ, गौतम, वेरी गुड इवनिंग। मतलब गौतम, तुमको लेट सुनाई देता है क्या? अच्छा, अभी मशीन की क्लास खत्म हुई है, ओके ओके, इसलिए अब थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, ठीक है। ओके गौतम, तो मुझे उम्मीद है, ओके ठीक है, आ जाए सब लोग एक बार थोड़ा, सबकी उपस्थिति के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज की क्लास और देखते हैं इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लास शुरू करने से पहले इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर तुम रिवीजन करोगे जब भी, यहाँ तो हम प्रैक्टिस सेशन कर ही रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, 500 के करीब में क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और घर पे जब पढ़ो तो उन टॉपिक्स को फोकस कर लिया करो जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा उन टॉपिक्स पर डिस्कस कर ले जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। चलिए एक बार टॉपिक बता दूं मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। हिंदी में इसको भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें आज समझना होगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है, वो है, आप देखेंगे, संवैधानिक विकास, ठीक है। क्या विजिबिलिटी क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है जी सबकी, इसकी साफ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? रोहित, साफ दिखाई दे रहा है जी? ओके, ठीक है। संवैधानिक विकास पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है उसके बाद संविधान निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये टॉपिक लिखने के बाद यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे भी मैं बताऊंगा, उस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में ओवरव्यू रहे कि अच्छा पॉलिटी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहीं अपने को उसी तरह के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो संविधान निर्माण। तीसरा आएंगे हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है अभी बात करते हैं। उसके बाद चौथे पर आएंगे हम लोग सीधे, और वो हमारा संविधान के बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना पर। प्रस्तावना से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए प्रस्तावना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर 5 नंबर में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के बाद नागरिकता पर। नागरिकता, क्योंकि आपने देखा अभी सीए, नागरिकता संशोधन बिल आया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने बार बार कहता हूं कि जो भी करंट में मूव कर रहा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो नागरिकता पर बात करेंगे। फिर 6 नंबर पे हम लोग सीधे आ जाएंगे नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार पर। राज्यों का गठन उसकी जरूरत नहीं है, मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार से इस बार काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में। फिर 7 नंबर पे हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी लोग, सभी लोग कह रहे हैं मन मन में कि अगली बार मोदी सरकार एक समान सिविल संहिता पर बात करने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया, और इस 5 अगस्त को राम मंदिर जो का भूमि पूजन हुआ। अगले 5 अगस्त को सब लोग यही का आस लगा रहे, कास लगा रहे हैं कि भाई हर 5 अगस्त को कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी 5 अगस्त को, ठीक है। संविधान के शॉर्ट अभी ठीक है। तो डीपीएसपी, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये भी बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। फिर हम आ जाएंगे 9 नंबर पे सरकार,
सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार का गठन। इसमें हम दो चीजों पर बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव विधायिका, इन दोनों के बारे में। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में हम सीधे जुडिशियरी पर बात करेंगे। ठीक है, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। और फिर 11 में राज्य सरकार की बात करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार की। और फिर हम लोग 12 नंबर में बात करेंगे संवैधानिक कुछ संगठन है। ठीक है, संवैधानिक संगठन वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर 13 नंबर में हम बात कर लेंगे पंचायती सिस्टम। और फिर 14 नंबर में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन, ये हम बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। रोहित क्या लिख रहे हो? सर संविधान के स्लॉट, ये क्या लिख रहे हो भाई? क्या लिखा है तुमने? रोहित, रोहित क्या लिखा है तुमने? ये संविधान के स्रोत, 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 ओहो हो, अच्छा स्रोत लिखे हो, ओ माय गॉड, बिल्कुल। प्रस्तावना के कहा से के, ओ बिल्कुल स्रोत, सोर्स लिख दो मेरे लाल। प्रस्तावना से पहले हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करेंगे। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो हमारा संविधान है ना, ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं हमारा संविधान, अभी मैं समझा था, इसमें हम वो सारी बातें करेंगे, संविधान के स्रोत भी करेंगे, कितने पार्ट कितने आर्टिकल है। अब देखो, अब ये सारे डाउट क्लियर हो जाएगा सर, इंपॉर्टेंट सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तुम लोग एक बार ध्यान से सुन लो, कुछ अगर जो भी चीजें तुम्हारे मन में हो कि ये चीज होगी कि नहीं, वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली है। तो यहाँ पर पहले आपको ध्यान से देखना है कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके और नॉट? अरे ओके, सब लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे खुशी होगी। जितना रिप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा मुझे खुशी होती है और अच्छा भी लगता है और मेरे चेहरे पर स्माइल रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर के चेहरे पर स्माइल रहे, सर मायूस ना हो, तो इसलिए रिप्लाई जरूर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो टाइप करते हो उससे मैं तुम लोग का फेस इंप्रेशन देखता हूँ और उसी से मुझे खुशी होती है, क्योंकि तुम लोग सामने तो हो नहीं कि चेहरा देख के या आंखों में आंखें डाल के बात कर सके हम लोग दिल से दिल की बातें, तो वो तो हो नहीं सकती। तो कम से कम यहाँ जो आप लिखते हैं वो उस वही मेरी खुशी का आधार है। तो प्लीज उस आधार को खोने मत खोइएगा आप लोग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। सर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट, बिल्कुल मेरे लाल। जितेंद्र क्या नाम था यार तुम्हारा? नाम ही मैं भूल गया। 150 नाम यार तुम लोग लिखते नहीं हो, मैं भूल जाता हूँ, बाकी लोग तो लिखते हैं। हाँ सर सही है, बिल्कुल। 2 days लेट, हाँ लेट हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? ये 1502 rai@gmail.com, नाम क्या है तुम्हारा? नाम भूल गया मैं। अच्छा जितेंद्र, हाँ, बिल्कुल जितेंद्र, ठीक है। तो आज नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है और नए सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिससे कई सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं तुम लोगों को कि यहाँ जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, यह एक अच्छी बात तुम लोगों के लिए है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस का थोड़ा सा आता पता नहीं लगता है। कई बार अनर्गल बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, जिसका जो मतलब 10 किताब पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन पॉलिटी में की एक खास विशेषता है कि अगर तुमने इसको ठीक से पढ़ लिया तो एक तो इसका सिलेबस छोटा है, दूसरा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में आते ही आते हैं। और अभी आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, राजस्थान में दल बदल का भी मामला चल रहा है, अभी सीएजी की भी बात चल रही है, आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल भी मूव कर रहा है, लेजिस्लेशन में कई सारे चेंजेस हुए, ठीक है, गवर्नर चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो पॉलिटिकल चेंजेस, तो हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन कर लिए तो मैं दावा करता हूं कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे। यहां पर ज्यादा घुमाने फिराने की गुंजाइश नहीं है इस सेक्शन में, पॉलिटी वाले सेक्शन में, इसलिए यह बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास जो है ये हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और
पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। क्यों भाई? तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि कौन कौन से कई सारे चार्टर एक्ट और इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आए, तो उस एक्ट में क्या क्या अंग्रेज लेके भारत आए उसके बारे में हम जानते हैं, तो वो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं लोग। लेकिन पॉलिटी में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, मतलब कई सारे पॉलिटिकल चेंजेज और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, पहला जज, फिर उसके बाद आप देखेंगे कलेक्टर्स को राइट दिए गए, पुलिस व्यवस्था, ठीक है, इस तरह के कई सारे चेंजेज हुए जिसमें भारतीयों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ राइट्स दिए गए। इस तरह के कई सारे पॉलिटिकल चेंज इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट आए। तो इन एक्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, जो आधार बना बाद में हमारे संविधान का और हमारे इस पॉलिटिकल व्यवस्था का। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो 1935 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1935, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है फॉरेन सोर्स। मतलब 50-50 का कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए कि आधा हमने सीधे 1935 का अधिनियम उठा लिया और कुछ विदेशों से, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ठीक है, इन देशों से हमने उठाए और उसको मिला के बना दिया हमारे देश का संविधान। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज कहा जाता है। मतलब हमने अपना कुछ नहीं लिया है, हमने डिफरेंट जगह से मसाला मिलाया और मसाला मिला के बना दिया, और हम लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। काहे के खुश होते हैं भाई? जब दूसरे देश से चोरी करके इधर उधर से मसाला मिला के लगाना था तो खुशी किस बात की? तो आप देखेंगे हम लोग खुश होते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट मार दिया। इसमें अपन लोग बहुत मास्टर हैं रोहित, बहुत। क्यों? कॉपी पेस्ट करने में बहुत मास्टर होते हैं। इसका रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि अपन जो है वो है ही नहीं, हम तुम्हारे ऐसा नाम। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस है ही नहीं, हम लोग तो पूरे वर्ल्ड का एक मसाला है अपन इंडिया के लोग। क्या भाई? तो जो मूलतः इंडियन है वो है साउथ इंडियन द्रविड़, जो सांवले कलर के, नाक के चपटी और हाइट छोटी होती है, जो लंबे गोरे और कान बड़े बड़े हैं जिनके, वो तो है आर्यंस। जो 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 आप देखेंगे कि मिडिल एशिया से आए थे 1500 बीसी में, तो आर्यंस और द्रविड़ मिल गए और मिल के बन गए। और उसके बाद आप देखेंगे जितने फॉरेन अटैकर्स इंडिया में आए हैं वो कोई वापस नहीं गया है, चाहे वो शक हो, हिंद यूनानी हो, पहला हो, कुषाण हो, मुगल हो, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हो, सब आए और यहीं बस गए। और उसके बाद उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध स्थापित किए भारत में, और फिर हो गया, आप देखेंगे, हाइब्रिड। तो आपने इंडिया में आप देखेंगे कि अपन एक चीज नहीं है, हम नहीं होते सर खुश। क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं खुश होते हो रोहित? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज है इससे। अरे भाई पूरी दुनिया खुश होती है, कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, अमेरिका के बाद। सारी दुनिया वाहवाही करती है, लोग, कई लोग इस पर शाबाशी लेते हैं, मजे लेते हैं। तो आप भी खुश हो जाओ, आपको खुश होने में क्या है? सर कॉपी है मेरे लाल, कॉपी के अलावा अपन कर क्या सकते हैं? खाली कॉपी में ही मास्टर है। ठीक है, चलिए देखिए इधर आइए। तो संवैधानिक विकास में मैंने जो एक्ट्स बताए उन एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब वहां से क्वेश्चंस जो पूछे गए वो सुनिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए वो पूछा है। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या चेंजेस हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म किया गया। ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। ठीक है, उसके बाद भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए, किस एक्ट के तहत भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ठीक है, उसके बाद भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई। उसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कब एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, भारत इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन लड़ने का फाइट कब दिया गया, किस एक्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए इन एक्ट से, जो इन एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब पूछे गए। तो ये आप इसका ध्यान रखिएगा।
इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं ये जो बताया? क्या एक आदमी ही है ऑनलाइन जो कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, बाकी लोग सो रहे हैं? जितेंद्र, गौतम, डिम्पल, सब लोग फटाफट रिप्लाई करे। एक आदमी रिप्लाई मत करो, टाइप करते रहो कुछ ना कुछ। चलो देखो इधर मेरी तरफ, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हमें पढ़ना है यहाँ पर। ये और इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए। दूसरा है भाई, दूसरा टॉपिक वो है संविधान, संविधान निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान, जो आज इतना बड़ा संविधान है जिसको हम फ्लेक्सिबल मतलब लचीला और कठोर संविधान का सम्मिश्रण कहते हैं। मतलब इसमें लचीलापन भी है और कठोर भी है। और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं इसको। तो ये संविधान बना कैसे भाई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि हम कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस, मतलब कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो संविधान निर्माण शुरू हुआ, वहां से हम शुरू करेंगे। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, उसके पहले अस्थायी मेंबर सदस्य कौन थे, जब गठन हुआ उस समय कितने मेंबर थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव को कब माना संविधान सभा ने, उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कमिटीज बनी थी उसके चेयरमैन कौन था, ठीक है। उसके बाद संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान में कब कब कौन सी चीजें शामिल की गई, जब संविधान बन गया था तब उस समय कितने क्या पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल्स थे, अभी कितने हैं। ये सारी बातें हम संवैधानिक निर्माण के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। सुपर लाइन सर, सर सेंटेंस में इंडिया की हिस्ट्री क्या लिख रहे हो जितेंद्र तुम? सर एक सेंटेंस में इंडिया की हिस्ट्री। अच्छा, ओ बेटा तुम वहां पहुंच गए, मैं यहां बता रहा हूं तुम वहां पहुंच गए। चलिए, तो आप देखेंगे संविधान निर्माण में हम ये सारी चीजें करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जितने भी संविधान से संबंधित कार्य किए गए उन सब पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया, किसने दिया कॉन्सेप्ट, कब उसके अप्रूवल, ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो हम संविधान निर्माण में करेंगे। ठीक है, यहां से संविधान। अब आएंगे हमारा संविधान। हमारा संविधान में सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा संविधान है ये 1935 और विदेशी स्रोत से बना है। तो 1935 का अधिनियम से क्या लिया हमने, और विदेशी स्रोत में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इंग्लैंड, इन देशों से हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो हम देखेंगे संविधान के स्रोत जहां से हमने क्वेश्चंस लिए और वो अपना संविधान तैयार किया। एक तो पहले वो बात करेंगे। उसके बाद संविधान में इस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां क्या होती है इसके बारे में, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिस पर हम लोग उसका एक शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स ध्यान में रखेंगे, जो मेन मेन आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। दूसरी बात यहां पर हमारे संविधान में कि हमारा जो संविधान है इसमें कहा जाता है कि ये कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, और इसकी विशेषताएं क्या है, बेस्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है। जैसे क्वेश्चन एक पूछा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वासी फेडरल है, फेडरल है, या कौन सा है, मतलब संघीय है, अर्धसंघात्मक है, या क्या है, एग्जाम में पूछा है। और संघीय वर्ड क्या है इसमें मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इसकी विशेषताओं के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि भारत के संविधान का नेचर, मतलब उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम हमारे संविधान के पढ़ेंगे कि हमारा संविधान जो है वो क्या है और किस तरह का है और कैसे बना। ठीक है, ये हो गया तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्या क्लियर हुआ जी? समझ में आ रही है बात? जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं जी? सब लोग बोले फटाफट, एकदम कड़ाम कड़ाम जवाब मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए, 7 लोग ऑनलाइन है और 3 लोग ही टाइप कर रहे हैं, 3 लोग ही लिख रहे हैं, बाकी लोग 5 लोग सो रहे हैं क्या हैं? पूनम, यस, सबके चाहिए। और कौन कौन है ऑनलाइन? 7 लोग में सबकी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करो मेरे सामने, कुर्सी के पीछे छुपना नहीं है। सब लोग बताओ कौन कौन है। एक तो पूनम, पूनम, गौतम, रोहित,
डिम्पल और जितेंद्र, पूनम, गौतम, रोहित, डिम्पल और जितेंद्र, 5 लोग ही बता रहे हैं भाई। और 2 लोग कौन कौन से हैं? अरे फटाफट बताओ मुझे, 2 लोग और कौन कौन से हैं? सो रहे हैं सर, 2 सो रहे हैं, कौन कौन सो रहा है भाई? उससे अच्छा है बंद करके आराम से चादर खींच के आराम से सो जाओ। अगर नहीं पढ़ना है तो सो जाओ। यहाँ पर 2 लोग जो नहीं बता सो कर रहे हैं, वो अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें फटाफट। कौन कौन है? नहीं बताओगे? ठीक है, जाओ तुम। गौतम, फिर तो गजबे नींद आ रहा, फिर तो गजबे नींद आएगा तो तुम भी सो जाओ गौतम, गजबे नींद आएगा तो। हम्म। इस सब चीज में बहुत मजा आता है तुमको, है? अभी निर्मल सरफ से दो तो पता चल जाएगा तुमको। चलिए देखिए इधर, हमारा संविधान समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, प्रस्तावना। भाई साहब बहुत अल्टीमेट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब प्रस्तावना से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, सुनिएगा मुझे। पहला पहला क्वेश्चन प्रस्तावना से, कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। दूसरा, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है। तीसरा, कि प्रस्तावना में कि अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन कब किया गया था। जब संशोधन किया गया था तो कितने शब्दों को, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई, उसका किस संशोधन से संबंध है। 1976 में कौन सी चीजें ऐड की गई प्रस्तावना में, कौन सा केस प्रस्तावना के संशोधन की बात करता है। ठीक है। ये सारी बातें संशोधन से पूछी गई है, प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है। और संविधान, थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का थीम किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रस्तावना से पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके सामने रखे, वो क्वेश्चंस भी आएंगे और उन क्वेश्चंस पर भी अपन डिस्कस करेंगे और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं? क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करें सब लोग। सर आपके बोलने के बाद में ऑफलाइन में 1 मिनट डिले वीडियो आता तो रिप्लाई भी 1 मिनट लेट। ओके जितेंद्र मेरे लाल, एकदम सही है, कोई बात नहीं। चलिए, यहां पर हो गई बात प्रस्तावना की। अब हम 5 नंबर के टॉपिक पर बात करते हैं, नागरिकता। आप देखेंगे कि नागरिकता जो है वो 5 से 11 में है, जो आर्टिकल है। इसमें नागरिकता कैसे ले सकते हैं, नागरिकता पर सरकार किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकती है, भारत में ड्यूअल नागरिकता का प्रावधान है या नहीं, और किस किस तरह से नागरिकता लेने देने का है। तो नागरिकता, क्योंकि अभी आप देखेंगे सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया अभी 2019 में। इस एक्ट पर कितना बवाल हुआ आपको तो मालूम ही है। तो उस एक्ट वो क्योंकि न्यूज में रहा और काफी उस पर विवाद हुआ, इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सिर्फ हम इनके कुछ आर्टिकल्स पर बात करेंगे कि किस आर्टिकल के तहत सरकार नागरिकता पर कानून बना सकती है और लोगों को नागरिकता देने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पर वो नागरिकता से संबंधित हम कुछ बातें करेंगे, कुछ खास आर्टिकल्स पर जो हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद आ जाएंगे 6 नंबर पर। ये उन सभी टॉपिक्स में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, मौलिक अधिकार। इस बार मौलिक अधिकार से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक दो नहीं कई सारे आर्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस फंडामेंटल राइट से। ठीक है। अब मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। पहला, मौलिक अधिकार किस देश से लिया। अभी भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। उनमें से एक कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया, उसको कब हटाया गया और उसको कहां पर शामिल किया गया है, क्यों हटाया गया। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार में आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता, जो कई इसमें जो अभी 6 मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इन दोनों से कई सारे आर्टिकल्स पूछे गए। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद इस मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण देती है कोर्ट, उसके रिट्स के बारे में पूछे गए कि कौन कौन से रिट्स है, मेंडामस, हैबियस कॉर्पस, ये रिट क्या होता है। ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए जो अभी करंट में मूव कर रहे हैं, उन सब पर अपन बात करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंधित कई सारी चीजें अभी मूव करिए। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी काफी विवाद हुआ था, फिर आरक्षण पर भी विवाद हुआ था, फिर आप देखेंगे कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात हुई थी, जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर भी बात हुई थी, सूचना के अधिकार पर भी बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर भी बात हुई थी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग बात करेंगे। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलोगे तुम लोग? कुछ रिप्लाई करो भाई। क्लियर हो रहा है? रिप्लाई करो। क्लियर हो रहा है सब लोग? रोहित? हाँ ठीक है, चलिए अब दूसरे सेगमेंट पर आते हैं मौलिक अधिकार के बाद। वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्यों हाईलाइट है जी? तो ये हाईलाइट इसलिए है कि इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, एक समान सिविल संहिता की। एक समान सिविल संहिता तुम लोगों को मालूम है, इस पर काफी विवाद चल रहा है, और एक समान सिविल संहिता की बात चल रही है कि सरकार उस पर कानून बनाने वाली है। एक तो पॉपुलेशन और एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता मालूम है तुम लोग को? मालूम है जितेंद्र? क्या है भाई ये? नो सर, नहीं मालूम है। ये काफी विवाद में है, न्यूज में फ्लैश हो रहा है। रोहित, मालूम है एक समान सिविल संहिता? अरे भाई आर्टिकल 44 तो है, लेकिन क्या है ये पूछ रहा हूं मैं गौतम। रोहित मालूम है तुमको? गौतम मालूम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मालूम है? नहीं मालूम है। देखिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से ये काफी पॉपुलर चल रहा है। बताऊं एक बार शॉर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड कि नहीं? रोहित, गौतम, मालूम है तुम दोनों को? नहीं पता। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जिसकी वजह से चर्चा में है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, आप जानते हैं कि भारत में, हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, और हमारे देश में अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत हिंदू कोड बिल है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। इसके तहत आप देखेंगे, हिंदू हिंदू कोड बिल के तहत हिंदू तरीके से, हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी करता है। उसके बाद अगर संबंध विच्छेद करना होगा, मतलब डाइवोर्स करना होगा, तो हिंदू कोड बिल के तहत होगा जो उसमें मेंशन है। और अगर अपना उत्तराधिकारी तय करना चाहता है तो वो उसी हिंदू कोड बिल के तहत करेगा। ऐसे ही मुसलमानों में अब मुस्लिम अपने तरीके से शादी करते हैं और अपने तरीके से डाइवोर्स देते हैं, जैसे 3 तलाक बोल के तलाक 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 छोड़ दिया। ऐसे सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, तो ये जो 3 चीजें हैं, शादी, डाइवोर्स, संबंध विच्छेद और उत्तराधिकारी, इन तीनों चीजों को तय करने का अधिकार सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुरूप है, ठीक है। अब क्या हुआ है भाई कि तीनों के, सभी धर्मों में अलग अलग नियम होने की वजह से आज के डेट में आप जानते ही हैं कि भाई तुरंत कहीं भी इंटरेक्शन हो जाता है, किसी का भी, किसी भी जाति धर्म का हो, और इंटरेक्शन के बाद लव मैरिज के तहत वो जाके कोर्ट में शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज। और शुरू में तो लगता है कि भाई साहब दोनों एक दूसरे को कहते हैं, लड़का कहता है चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और लड़की कहती है स्वर्ग से सुंदर घर बनाऊंगी। जब 6-7 महीना रहने के बाद भाई साहब का जो चांद तारे हैं वो जमीन पर आ जाते हैं और इनका स्वर्ग बन जाता है नरक। और उसके बाद फिर क्या होता है? डाइवोर्स। अब डाइवोर्स करने गए तो वहां पर हिंदू कोड बिल के तहत वो मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो डाइवोर्स ही नहीं होता है, दोनों पगला के घूम रहे हैं। तो इस समय आप देखेंगे शादियां तो बहुत सारी लोग लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं होने की वजह से डाइवोर्स नहीं होता है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है डाइवोर्स के, जो कोर्ट बिल में है ही नहीं और वो डाइवोर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो कहा गया कि अगर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो जिसके तहत शादी, संबंध विच्छेद और उत्तराधिकारी तय करने के, तो आराम से चेंजेस भी किए जा सकते हैं और उनको डाइवोर्स भी दिया जा सकता है। अभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम होने की वजह से इसमें काफी कॉम्प्लेक्शन है, काफी जटिलता है, जिसकी वजह से ये डाइवोर्स नहीं ले पाते। तो अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, मतलब आर्टिकल 44 कहता है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए शादी, संबंध विच्छेद और उत्तराधिकारी तय करने के लिए, ठीक है। तो उसी पर सरकार बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो आर्टिकल 44 में मेंशन
किया गया है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? यस और नो बोलोगे कुछ? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? डिम्पल, रोहित, गौतम, समझ में आ गई बात जी? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए। ये बात हो गई डीपीएस की। अब डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें राज्यों को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। अगर राज्य उन उस डायरेक्शंस को फॉलो करके कानून बनाती है तो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं समानता की स्थापना होगी। और इसी के तहत आप देखेंगे आर्टिकल 39 के तहत एक कानून बनाया गया था जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था। पहले मेल फीमेल को एक ही पोस्ट पर दोनों अगर अपॉइंट है तो दोनों को समान अधिकार नहीं थे। तो बाद में सरकार ने इसी आर्टिकल को रेफरेंस लेके और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया भारत में। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था का गठन की बात की गई थी। इसका आधार मान के जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पहली पंचायती व्यवस्था स्थापित की भारत में, नागौर में, राजस्थान में। ठीक है, तो ये डीपीएसपी के कई सारे आर्टिकल्स हैं जो अभी करंट में मूव कर रहे हैं और जिस पर सरकार कानून बनाने जा रही है, यह बना चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा है कि क्या संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग था, हाँ या ना? उसके बाद इसको संविधान में कब शामिल किया गया, जब किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसे संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद किस संशोधन के थ्रू इसे संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी उस समय, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मौलिक कर्तव्य से हमारे एग्जाम में पूछे गए जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में किस आर्टिकल और किस अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद और किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है और इसकी, ठीक है, और किसके शासन काल में इसे ऐड किया गया। ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे यहां पर पूछे हुए हैं। समझ में आ रही बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर हुआ? पक्का आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में अपने। ठीक है, डायरेक्ट ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, सरकार, यूनियन गवर्नमेंट की रिगार्डिंग बात करते हैं। अब सरकार में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये दो तरह की सरकारें बॉस। तो इसमें अगर आप देखें तो देखो, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है ये इसको दो फॉर्मेट में बनाया गया है। पहला है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बता रहा हूं, कार्यपालिका। और दूसरा है यहां पर विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका में यहां पर सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद यहां पर प्रधानमंत्री, पीएम, और फिर प्रधानमंत्री के बाद यहां पर इसका मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन में है संसद। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेशन। संसद के दो भाग, एक को बोलते हैं हम लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं हम राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अब यहां से जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए इन दोनों से, देखिएगा इसमें क्वेश्चन इससे और इससे दोनों से। पहला क्वेश्चन क्वालिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन इलेक्शन, तीसरा क्वेश्चन राइट्स, चौथा क्वेश्चन पावर। और इसी में इनके इनके ओथ, मतलब शपथ, सैलरी और पद त्याग, ये सारी बातें यहीं पर आएंगी। यही सारे क्वेश्चंस इन सब से पूछे गए हैं। ठीक है गौतम, इम्पीचमेंट, अरे मेरे लाल गौतम, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट आता है। तो इम्पीचमेंट
पद त्याग का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगता है, ना प्रधानमंत्री पर और ना ही किसी मंत्री पर लगता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट, हम सिर्फ इम्पीचमेंट की क्यों बात करें, हम बात करेंगे पद त्याग की, कि इनमें से ये जितने भी लोग पद पर बड़े बड़े ये जो लोग बैठे हुए हैं, उनका पद त्याग कैसे करते हैं, मतलब अगर वो अपने कार्यकाल से पहले हटना चाहें तो कैसे हट सकते हैं, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, अब देखो क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए। राष्ट्रपति बनने के लिए पहले राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में मेंशन है, राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी एग्जाम में पूछा है। उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस बताइए, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है, नाम पूछा है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनको शपथ कौन दिलाता है, फिर उनको सैलरी कितनी मिलती है, उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, और क्या राष्ट्रपति 5 साल से पहले हट भी सकता है, अगर हट सकता है तो उसके लिए क्या विधि है, किस प्रोसेस के थ्रू उसको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की विधि इम्पीचमेंट है, महाभियोग। ठीक है, अब महाभियोग कैसे लगता है, उसको कहां पेश किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है सर, ये 65 ईयर्स या उससे बाद तक कार्यकाल किसका होता है, रोहित? 65 ईयर्स या उसके बाद तक कार्यकाल किसका होता है? राष्ट्रपति का एज डिफाइन नहीं है। ये जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनमें से किसी का भी एज डिफाइन नहीं है। मतलब कि एक पैर धरती पर और दूसरा कब्र में जब तक है तब तक आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री पद और साथ में गवर्नर का पद भी धारण कर सकते हैं। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का एज है मैक्सिमम 65 ईयर्स या 5 ईयर्स, दोनों में से जो पहले पूरा होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, 65 ईयर्स उसकी एज है। बाकी जो ये लोग हैं, इनका एज नहीं है। यही तो हमारे देश के विडंबना है, ना इनका एज लिमिट है और ना ही इनकी क्वालिफिकेशन की कोई गणना है। अपन लोग अगर जेईएन का एग्जाम देने जाएंगे तो बीटेक डिप्लोमा चाहिए, इनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए भाई। सिर्फ पब्लिक, सिर्फ जो लोग जानते हैं बस चुन लेना, बस, और कुछ नहीं। तो ना यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और ना ही एज लिमिट है। आपकी तो 30-32 हो जाएगी तो आप बेकार हो चुके, अब आपका आप एग्जाम ही नहीं दे सकते। ठीक है सर, 5 ईयर के लिए थोड़े है ना, अरे मेरे लाल, इनका टेन्योर मतलब कार्यकाल एक बार चुनने के बाद ये 5 साल तक रह सकते हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों। राष्ट्रपति भी एक बार चुन लिया गया तो 5 साल तक पद पर रहेगा, ऐसे ही उपराष्ट्रपति भी 5 साल तक रहेगा, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी 5 साल तक रहेगा और मंत्रिमंडल भी 5 साल तक चलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद 5 साल तक रह सकता है, लेकिन अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू 5 साल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अदरवाइज एक बार चुनने के बाद 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। हाँ, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होता है, तो अगर दोबारा खड़ा होता है, दोबारा चुन लिया जाएगा, तब तो रहेगा। अगर नहीं जीता तो वो अपने पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, एक बात। ऐसे ही उपराष्ट्रपति की बात है, ऐसे ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो प्रधान, एक बार आपने मेजोरिटी शो कर दी लोकसभा में तो 5 साल, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया या आपने अपना विश्वास मत हासिल आप नहीं कर पाए या अल्पमत में आ गए, तो 5 साल से पहले ये दोनों भी हट सकते हैं, फिर दूसरा कोई आ सकता है। आई बात समझ में? रोहित, जो मैंने अभी तुमने सवाल किया था, क्या उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला तुम्हें, या इस जवाब से आप पूरी तरह सहमत हैं या नहीं है? रिप्लाई करो मुझे। क्या आपको अपनी सवाल का जवाब मिल गया? आपने समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को? गौतम, तुमको समझ में तो आ गया। मैं रोहित से पूछ रहा हूं जिसने सवाल पूछा था। रोहित सर, सीए जी के जैसे 6 साल या 65 ईयर्स का होता है कार्य, करने कार्यकाल, ऐसे ही और किसका होता है?
सिर्फ सीएजी का ही होता है, इसके अलावा और किसी का नहीं होता है। और बाकी लोग आप देखेंगे सबके 5 इयर्स या 65 इयर्स होते हैं, बाकी और किसी का नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल में आप देखेंगे 65 इयर्स होता है, और या फिर सरकार जब तक चाहे तो उसको रख सकती है, नहीं 65 इयर्स नहीं होता अटॉर्नी जनरल में, 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन आगे चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका 65 इयर्स और 5 इयर्स का कार्यकाल होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का, अदर जजेस का नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जज का होता है 62 इयर्स और 5 इयर्स, मतलब दोनों में से 65 साल या 5 साल पूरा हो। बाकी यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसका 65 इयर्स और 6, उसका भी 65 इयर्स और 5 इयर्स होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनमें जैसे अभी सीएजी का 6 इयर्स और 65 इयर्स होता है, बाकी और किसी का नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो बात, तो ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही लोकसभा के रिगार्डिंग और राज्यसभा के रिगार्डिंग कि लो अब यहां पर दोनों में कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। इस समय वर्तमान में बताइए, ये राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, यूनियन टेरिटरी से कितने लोग हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी से कितने लोग हैं। ठीक है, उसके बाद एज क्या होगी, इसमें इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये क्या 5 वर्ष, इसका 5 वर्ष से पहले विघटित हो सकता है। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कौन कौन चुन के आता है। उसके बाद लोकप्रिय सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा है। पॉपुलर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के रिगार्डिंग कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, और पूछे गए हैं। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हो रहा है जी? चलिए, ये बात हो गई इन दोनों के रिगार्डिंग। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई सरकार पर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन पे। फिर हम आते हैं जुडिशियरी पर। जुडिशियरी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, अब देखो, जुडिशियरी में जो न्यायपालिका है, यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, न्यायपालिका की हमारे देश में कुछ एक त्रिकोणीय श्रृंखला है, ये इस तरह का त्रिभुजीय आकार का। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद सभी राज्यों में हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी होता है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बात करें। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर, ये इस तरह का एक एकीकृत और इकाई व्यवस्था है भारत में इस न्यायपालिका की। अब यहां से भी कॉमन क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, राइट्स, पावर और ओथ मतलब शपथ, सैलरी और कार्यकाल, टेन्योर, ये सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन उससे बाहर बाहर नहीं पूछा है। सर आप इंक भरे में, नहीं नहीं रोहित, लिखवाऊंगा नहीं, ये प्रैक्टिस सेशन है रोहित, ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं। और इस कुछ चीजें जब अपन क्वेश्चन आएगा डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मैं आपको उस समय ओवरव्यू दूंगा और साइड में लिख लूंगा, तुम लोग स्नैपशॉट ले लेना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो पूरी क्लास हो जाएगी तो अपन लिखवाएंगे नहीं। मैं उनके एक्सप्लेनेशन दूंगा और समझाता चलूंगा आपको। जो भी क्वेरीज होंगी तुम लोग की, वो सामने पूछ लेना, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी तो साथ में मैं लिख दूंगा, उसको आप लिख लेना। पूरी तरह से शॉर्ट शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ करेंगे। ठीक है सर, करंट में जो आर्टिकल ट्रेंड में है वो लिखवा दीजिएगा। बिल्कुल, जो करंट में आर्टिकल मूव कर रहे हैं ना, जब अपन डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल्स पर बात करेंगे कि क्यों अभी न्यूज में है, क्या है उस आर्टिकल का मतलब, उसके बारे में। और वो आर्टिकल्स मैं आपको लास्ट में जब अपन खत्म करेंगे ना, तो वो आर्टिकल्स मैं आपको नोट करा दूंगा, और उसके बारे में जो मेन मेन बातें होंगी वो लिखवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उन पर हम लोग बात करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस न्यायपालिका से पूछे जाते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? अभी जजेस चेंज हुए, ठीक है। पहले 30+1 होता था, अब दो और हो गया, अब 32+1 हो गया, 33 जज हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को कौन अपॉइंट करता है, उसका टेन्योर कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, ये बातें। अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनका काम क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट के राइट्स और पावर क्या है उसके बारे में। तो उसके ऐसे ही हाई कोर्ट्स, भारत में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है, और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके राइट्स पावर क्या है, ठीक है, ये सारी बातें हम फिर आप देखेंगे। बेंच, वो बेंच तो जब आएंगे तो ड्यूअल बेंच और सिंगल बेंच में क्या डिफरेंसेस हैं वो तो बात की बात है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है डिफरेंस, ये सारी बातें हम जुडिशियरी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भाई यहां पर आप देखेंगे, अगला जो है हमारा वो है, ये हो गया अब ये हो गई जुडिशरी की बात। अब राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार कैसे है, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट समझा है अच्छी तरह से, तो राज्य सरकार भी आपके लिए उतना ही आसान है समझना। कैसे, तो राज्य सरकार के भी यहाँ दो अंग है, एक को बोलते हैं हम कार्यपालिका, ठीक है, एक को बोलते हैं क्या जी, कार्यपालिका, और दूसरे को हम बोलते हैं विधायिका। यहाँ भी कार्यपालिका और विधायिका है, सेम स्ट्रक्चर है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ कार्यपालिका में सबसे ऊपर आपके चाहने वाले कोई और नहीं, गवर्नर साहब है, राज्यपाल। दूसरा इसके बाद आते हैं आपके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। और फिर यहाँ पर आते हैं आपके मंत्रिमंडल इनका, या मंत्री परिषद, ठीक है। विधायिका की बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है राज्यपाल स्टेट में, एक को बोलते हैं हम विधानसभा, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को बोलते हैं हम विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि 5 राज्यों में है, सिर्फ 5 स्टेट्स में ये एग्जिट कर रहा है। मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिर्फ 5 राज्यों में है। कौन कौन से, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कुंभ 8। कुंभ 8 का मतलब के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में इन पांचों के अलावा जो और राज्य हैं वहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, मतलब सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। रोहित, एम फॉर महाराष्ट्र, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। पहले आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे बाई कैमरल लेजिस्लेशन था, तो उन्होंने विधान परिषद को डिसॉल्व कर दिया, फिर दोबारा से फॉर्मेशन करवाया विधान परिषद, और फिर अभी बात हो रही है दोबारा इसको डिसॉल्व करने की, ठीक है। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। कुंभ 8 याद रखना है आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है इनको याद रखने का। पहले जाट था, कुंभ जाट, तो कुंभ जाट, जट में जे से जम्मू एंड कश्मीर था, ये याद रखना। पहले 8 की जगह ये जे भी था यहाँ पर, जे से जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपको मालूम है कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर को राज्य की श्रेणी से खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू अलग और लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो पहले 7 यूनियन यूटीज थे, अब हो गए 9 यूटीज, और पहले 29 राज्य थे, अब हो गए 28। तो 29 में से जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से खत्म हो गया, तो वो बच गए 28 हो गए। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश राइट नाउ हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितेंद्र, 6 स्टेट, कुंभ 8, मेरे लाल बिल्कुल सही है, एकदम हिला दिया तुमने जितेंद्र। देखिए ये समझ में आ गया जी, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। यहां से भी वही कॉमन क्वेश्चंस, वही कॉमन क्वेश्चंस। अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता दो, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हो रही है जानने की तुम लोगों से। कौन बताएगा एमपी और एमएलए में डिफरेंसेस क्या है?
क्या तुम लोगों को इन दोनों के डिफरेंसेस पता हैं? एमपी और एमएलए के कौन बताएगा जी? अब मैंने बहुत बता दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर तुम लोग बता दोगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमपी और एमएलए? कौन बताएगा? एमपी सेंटर में होते हैं और एमएलए स्टेट में। ठीक है, तो कहाँ होते हैं ये, कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं भाई बताओ? गौतम, अगर तुमने इस सवाल का जवाब दिया है तो मान लो मैं कह रहा हूं कि सेंटर में बैठते हैं और स्टेट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, डिंपल कह रही है। तो मान लो जो राज्यसभा का मेंबर होगा उसको क्या कहेंगे? राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं तो राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसको क्या कहते हैं? एमपी बोलेंगे। और लोकसभा का जो मेंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? लोकसभा का जो मेंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको भी एमपी बोलेंगे। एमएलए किसको बोलेंगे जी? एमएलए, एमएलए किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे? बताओ, इसको बोलेंगे या इसको? गौतम, विधान परिषद या विधानसभा? देखो, यहां पर जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, सीधे सीधे सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको बताया संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से भी। तो एमपी दोनों ही होते हैं। अगर कोई बोले कि भाई एमपी तो हम लोग लोकसभा सदस्य को बोलते हैं, ये कई लोग ये समझते हैं। रीजन, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका डायरेक्ट निर्वाचन होता है, मतलब अपन लोग वोट करते हैं हर 5 साल में, तो इसलिए हम उनसे डायरेक्टली लिंक है। तो हम एमपी का मतलब लोकसभा का सदस्य समझते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अपन लोग उनको वोट नहीं करते, उनको करते हैं एमएलए वोट, विधायक उनको वोट करते हैं। तो हम उनको नहीं, हम बोलते हैं कि वो राज्यसभा के। लेकिन एमपी का मतलब दोनों ही होता है, क्योंकि दोनों ही संसद के सदस्य हैं, तो उनको कैसे बोलते हैं? एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो केंद्र के पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं और केंद्र में सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। एमएलए की बात करें तो अगर इसका इंग्लिश देखोगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल ए और इसको बोलते हैं एल सी। अब मैंने इसमें एम जोड़ दिया, ये क्या हो गया? एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें एम जोड़ दिया, ये क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब मैंने कहा एमएलए, तो सीधे सीधे कहेंगे एमएलए का मतलब सर इट्स ए पार्ट ऑफ विधानसभा। मतलब राज्य की विधायिका में जो विधानसभा होता है उसका सदस्य होता है एमएलए, हिंदी में विधानसभा का सदस्य। और इसको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं? क्लियर हो गया जी? बिल्कुल, गौतम कहा था, लेकिन मैंने क्लियरिटी के साथ इसको समझा दिया। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? ये तो बात हो गई राज्य सरकार। संवैधानिक संगठन, संवैधानिक संगठन में आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बाद आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके रिगार्डिंग इनके कौन कौन नियुक्ति करता है, इनकी कितने साल के लिए काम करते हैं, इनका काम क्या है, ये सारे कुछ संवैधानिक संगठन है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है सर, ये नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ा है लेकिन एग्जाम में तो पूछता है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो
संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद के अधिवेशन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। एग्जाम में पूछा है। उसके बाद पूछा है भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी होती है और उसको कौन अपॉइंट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। कई सारे, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी सदन में बैठता है, बोलता भी है, लेकिन वोट नहीं करता क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये अटॉर्नी जनरल का पद है। सीएजी भारत के महालेखा परीक्षक का पद है। संघ लोक सेवा आयोग है। निर्वाचन आयोग है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश के बड़े संस्थान है। इन संस्थानों में नियुक्ति, जैसे निर्वाचन आयोग है, हाईलाइट है। निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, पहली बार निर्वाचन आयोग में बड़ा चेंज कब किया गया था, निर्वाचन आयोग का काम क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है, उसके बाद इनको कैसे हटाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके बारे में हम संवैधानिक संगठन के रिगार्डिंग आते हैं क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था भारत में पहली बार कब स्थापित हुई, साउथ इंडिया में पहली बार कब स्थापित हुई। सर देश के बड़े संस्थान के बारे में थोड़ा लिखवा दीजिएगा। बिल्कुल, जो भी संस्थान है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं, परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेना है। वो सारे संस्थान के बारे में बात कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो लिखवा भी दूंगा मैं, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। आइए, उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे कि पंचायती सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि भाई सबसे पहले कहां स्थापित हुआ, ठीक है, कहां पर, उसके बाद कब स्थापित हुआ, ठीक है, उसके बाद पूछा है महत्वपूर्ण संशोधन, इसमें महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ इसमें पंचायती व्यवस्था में, और उस संशोधन के बाद इसमें क्या जोड़ा गया, ठीक है, और जोड़ा गया, और उसके बाद ये पूछा है कि इसको संवैधानिक अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पंचायती राज व्यवस्था से जोड़े गए, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा है, ठीक है, और आर्टिकल पूछा है इसका कि किस आर्टिकल में ये जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद सरपंच और जो मुखिया है उसकी नियुक्ति, उसको ओथ कौन दिलाता है, ये सारी बातें पूछी गई हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ये सारी बातें हम लोग करेंगे इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में, और जहां जरूरत हुई कुछ लिखने की उसको हम नोट भी करेंगे, ठीक है, क्लियर। आइए, अब हम लोग यहां पर, ये तो हो गया, और उसके बाद है भाई साहब लास्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं बताओ, कौन बताएगा। संविधान संशोधन, ठीक है, ये कहां से लिया हमने इसका कॉन्सेप्ट, संविधान संशोधन, और अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, और उसमें जो लास्ट संशोधन है 99 से, ठीक है, और 105 तक, वो सारा संशोधन हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ये सारे संशोधन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अपने को करना है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ जी, अरे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, अभी तक जितने